नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे क्यों 46 मिनट के अधूरे सफर पर निकले 148 लोग अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। बताएंगे इजराइल के पीएम ने क्यों मांगी माफी और ओबामा को किसके इनोवेशन ने किया इम्प्रेस। पर शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। दक्षिणी फ्रांस में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई है। जर्मन विंग्स एयरलाइन का विमान 4U9525 बार्सिलोना से डुसेलडर्फ जा रहा था। एयरबस A320 में 142 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर सवार थे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे के मुताबिक विमान हादसे में सभी की मौत हो गई है। स्थानीय समय के मुताबिक ये विमान सुबह 10:07 पर एल्प्स डी के हार्ट प्रोविंस के पास 6800 फीट की ऊंचाई पर अचानक रडार से गायब हो गया था। माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। वहीं फ्रांस सरकार ने 240 लोगों की इमरजेंसी टीम को घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए भेज दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्लेन में जर्मनी, स्पेन और तुर्की के यात्री सवार थे। फ्रेंच सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक क्रू मेंबर्स ने आखिरी संदेश में इमरजेंसी का सिग्नल भेजा था। फिलहाल हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है और विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजा जा रहा है। क्रैश हुआ विमान 24 साल पुराना था और हाल ही में इसने स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। आतंकी संगठन जम्मू को दहलाने की खतरनाक साजिश रच रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जम्मू में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू पर पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद, ISI और पाकिस्तानी सेना की योजना आर्मी कैंप और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाने की है। IB का दावा है कि सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 5 आतंकियों का एक ग्रुप भारत में घुसने की फिराक में है। 20 मार्च को कठवा के राजपाक थाने पर आतंकी हमले में 3 सुरक्षा कर्मी और 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। 21 मार्च को सांबा में आर्मी कैंप पर 2 आतंकियों ने हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 18 आतंकी भी घुसपैठ की फिराक में हैं। पाकिस्तान की तरफ से साल 2014 में 140 बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश हुई और पाकिस्तान ने 562 बार सीज फायर तोड़ा। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 29 मार्च को सिंगापुर में ली कुआन यू का अंतिम संस्कार होगा। 91 साल के ली कुआन यू का निधन सोमवार सुबह हुआ था। पीएम मोदी ने कल ट्वीट करके शोक भी जताया था। पीएम ने लिखा था कि श्री ली कुआन यू का जीवन हर किसी को अनमोल सबक सिखाता है। उनके निधन की खबर दुखदायी है। ली कुआन निमोनिया की वजह से 5 फरवरी से अस्पताल में भर्ती थे। सिंगापुर को साल 1959 में ब्रिटेन से पूरी आजादी मिली और फिर 1965 में ये मलेशिया से अलग हुआ था। 1965 से 1990 तक ली कुआन ही सिंगापुर के पीएम रहे। इस दौरान ली ने कई बार भारत का दौरा किया और वो आखिरी बार साल 2009 में दिल्ली आए थे। ली ने एक बार कहा था कि भारत का प्राइवेट सेक्टर चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। अमेरिका ने युद्ध के बाद अब अफगानिस्तान की सेना को कम से कम 2017 तक वित्तीय मदद मुहैया कराने और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए $80 करोड़ की रकम देने का वादा किया है। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी की मुलाकात से पहले की गई है। दोनों नेताओं की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। इससे एक दिन पहले अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी ने अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के साथ बातचीत की। कैरी और कार्टर के साथ दिन भर चली बातचीत के बाद अमेरिका ने साल 2017 तक अफगान सैनिकों को आर्थिक सहयोग देने की बात कही। हालांकि इस दौरान अफगानिस्तान में बाकी बचे अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद अशरफ घानी का ये पहला अमेरिका दौरा है। दौरे में सबसे पहला अशरफ घानी पेंटागन गए और 2001 से अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों के बलिदान को याद किया। अशरफ घानी ने अफगानिस्तान की जनता की तरफ से अमेरिकी सैनिकों का धन्यवाद किया।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते संसदीय चुनाव के दिन अरब इजरायली समुदाय के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। नेतन्याहू के बयान की न सिर्फ इजरायल में बल्कि दुनिया भर में आलोचना हुई थी। इसलिए नेतन्याहू की माफी को अरब समुदाय से उनकी सुलह की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को वोटिंग के दिन नेतन्याहू ने कहा था कि कम्युनिस्ट संगठन उनकी सरकार गिराने के लिए अरब इजरायलियों को बसों में भरकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान की इजरायल और अमेरिका के राष्ट्रपति ने निंदा की थी, जिस पर अब नेतन्याहू ने दुख जताया है। मैं जानता हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने जो भी कहा था उससे इजरायली अरब समुदाय के लोगों का अपमान हुआ है। ऐसा करने का मेरा इरादा नहीं था। मुझे इस पर दुख है। प्रधानमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय समेत सभी इजरायलियों के लिए किए गए मेरे काम मेरे बयान के बिल्कुल उलट हैं। मैं खुद को सभी इजरायली नागरिकों का प्रधानमंत्री मानता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल या लिंग के हों। नेतन्याहू ने अपने बयान के लिए माफी तो मांग ली है, लेकिन अरब राजनेता इससे संतुष्ट नहीं है। अरब समुदाय के प्रभुत्व वाली 4 राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन ज्वाइंट लिस्ट के नेता आयमन ओडेह ने इसे धोखा करार दिया है। इजरायल की आबादी में करीब 20% इजरायली अरब हैं। ये उन फिलिस्तीनियों के वंशज हैं जो 1948 में इजरायल के बनने के बाद यहीं रह गए थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस में 5वां साइंस फेयर सोमवार से शुरू हुआ। इस फेयर का उद्घाटन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया। इस मौके पर ओबामा ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए $240 मिलियन की मदद की बात भी कही। वहीं साइंस फेयर में शामिल हुए भारतीय मूल के अमेरिकी बच्चों के इनोवेशन से वो काफी प्रभावित भी हुए। राष्ट्रपति ओबामा ने ओक्लाहोमा की 6 साल की लड़कियों के एक समूह द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किए गए कामों की तारीफ की। लड़कियों के इस समूह ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिससे ऑर्थराइटिस और पैरालाइज्ड लोगों को किताबें पढ़ने में आसानी होगी। इस फेयर में अपने प्रैक्टिकल और साइंस प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने वाले भारतीय मूल के कई अमेरिकी बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर ओबामा ने एजुकेट टू इनोवेट कैंपेन को लॉन्च करते हुए साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कही। ओबामा ने 100 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 20,000 इंजीनियर्स को क्वालिटी एजुकेशन देने का भी वादा किया। जरा इस बस को देखिए। बीजिंग की सड़कों पर ये बस अब आम दौड़ेगी। बीजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की ये बस रूट नंबर 57 के यात्रियों के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बस में ऐसा क्या है। बीजिंग एक बड़ा शहर है और यहाँ अलग अलग रूट पर नई बसें आती रहती हैं। तो आपको बता दें कि ये बस इसलिए खास है क्योंकि चीन की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली इलेक्ट्रिक बस है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक बस अपने आप में इसलिए भी नायाब है क्योंकि महज एक बार चार्ज करने पर ये 100 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं इस बस में एक बार में 143 यात्री बैठ सकते हैं। वहीं चीन की आम बसों में इससे करीब आधी संख्या में लोग यात्रा कर सकते हैं। इस बस को नई तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से बीजिंग रहने लायक शहरों में नहीं है। ऐसे में प्रशासन का ये कदम प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही ये डीजल या पेट्रोल पर नहीं चलती, जिससे इसे जलाने में खर्चा भी कम होगा। ये बस चलाने में आसान है और एकदम आरामदायक है। साथ ही इससे प्रदूषण भी नहीं होता। चीन को इस तरह की और बसें बनानी चाहिए। खैर, ये बस चीन में अपनी तरह का एक नया एक्सपेरिमेंट है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कितना सफल होता है। न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच 43 ओवर का हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 281 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम से न्यूजीलैंड को 298 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने एक गेंद बाकी रहते हासिल किया। वहीं 26 मार्च को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के 70% टिकट भारतीयों ने खरीद लिए हैं।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल 26 मार्च को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा और मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। हजारों भारतीय समर्थक अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और भारतीय उपमहाद्वीप से सिडनी पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने ट्वीट करके ऑस्ट्रेलियाई फैन से समर्थन मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मैं सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को पीले रंग में रंग देने की अपील करता हूं। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 42,000 दर्शकों की क्षमता है और इस स्टेडियम में 30,000 भारतीय फैंस होंगे। ऑस्ट्रेलिया में फैंस भी भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की तैयारी कर रहे हैं और इसी अंदाज में फैंस अपनी टीमों को चीयर करेंगे। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा और इसकी मनोरंजक कुश्ती भी कई बार आपने देखी होगी, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ऐसी कुश्ती के दौरान एक ही वार में किसी की मौत भी हो सकती है। इस खतरे का एक दर्दनाक उदाहरण मैक्सिको के शहर तिजुआना में देखने को मिला, जहां WWE की फाइट के दौरान रिंग में लड़ते हुए मैक्सिको के रेसलिंग स्टार हिजो डेल पेरो की हजारों दर्शकों के सामने मौत हो गई। तिजुआना के एक ऑडिटोरियम में ग्रुप फाइट के दौरान मैक्सिकन रेसलर हिजो डेल पेरो का मुकाबला चल रहा था। फाइट के दौरान उनके विरोधी रेसलर ने एक किक मारी जो सीधे उनकी गर्दन में लगी और इसके बाद ये पहलवान वहीं रिंग की रस्सियों पर गिर पड़ा। हालांकि इस रेसलर की मौत से अनजान दूसरे रेसलर्स के बीच लगभग 2 मिनट तक फाइट चलती रही, लेकिन जब हिजो डेल पेरो के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो दूसरे रेसलर्स और रेफरी उनके पास आए। इसके बाद हिजो को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 35 साल के हिजो डे पेरो करीब 20 सालों से रेसलिंग कर रहे थे, लेकिन एक किक ने उनकी जिंदगी छीन ली। एक और ब्रांड ऑनर ने भारत में अपने 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, ऑनर 6 प्लस और ऑनर 4X। दोनों फोन्स के फीचर्स की बात करें तो 6 प्लस का स्क्रीन साइज है 5.5 इंच, इसमें फुल HD डिस्प्ले है, जबकि 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। इस फोन की खास बात यह है कि इसका कैमरा जिसमें ड्यूल लेंस दिया गया है, इसमें 8 मेगापिक्सल फ्रंट और बैक कैमरा है, वहीं 4X का स्क्रीन साइज है 5.5 इंच और साथ में 2 GB रैम और 8 GB इंटरनल मेमोरी इसमें है, 13 पिक्सल बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ऑनर 6 प्लस की कीमत है 26,499 रुपए। हवाई सफर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन यह सफर कब आखिरी सफर साबित हो जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ आज 148 बदनसीबों के साथ जो स्पेन से निकले थे जर्मनी के लिए, लेकिन अधूरा सफर फ्रांस में ही खत्म हो गया। हवाई सफर सुहाना होने के साथ साथ उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कभी गलती तो कभी हालात की वजह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। फ्रांस में भी मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ और आसमान में उड़ान भरता एयरबस A320 विमान अचानक जमीन पर आ गिरा, जिसमें 6 क्रू मेंबर समेत 148 लोगों की मौत हो गई। जर्मन एयरलाइंस जर्मन विंग्स के इस विमान ने स्पेन के बार्सिलोना से उड़ान तो भरी थी जर्मनी के डुसेलडॉर्फ शहर के लिए, लेकिन सफर के सिर्फ 46 मिनट बाद ही ये हादसे का शिकार हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी कॉल के बाद प्लेन कुछ ही सेकंड के अंदर 38,000 फीट की ऊंचाई से 5,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। इसके कुछ सेकंड बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान का सिग्नल खो दिया और स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10:07 पर यह विमान रडार से गायब हो गया। विमान हादसा फ्रांस की राजधानी पेरिस से 750 किलोमीटर दूर एब्स डी हार्ट प्रोविंस इलाके में हुआ और विमान का मलबा खोज लिया गया है। बताया जा रहा है कि विमान 4U9525 में जर्मनी, स्पेन और तुर्की के यात्री सवार थे। स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि विमान में स्पेन के 45 यात्री सवार थे। फिलहाल हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि खराब मौसम हादसे की वजह हो सकता है। वहीं फ्रांस सरकार ने 240 लोगों की इमरजेंसी टीम को घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए भेज दिया है।
यूरोपीय देशों के कई नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। क्रैश हुआ विमान 24 साल पुराना था और हाल ही में इसने स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया की यात्रा की। बीते रविवार को विमान डुसेलडॉर्फ से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए भी उड़ा था। आपको बता दें कि जर्मन विंग्स एयरलाइंस कम किराए वाली जर्मनी की लोकप्रिय हवाई सेवा है। इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि एयरबस A320 विमान पहली बार हादसे का शिकार हुआ हो। 26 जून 1988 को फ्रांस में एक एयर शो के दौरान कलाबाजी दिखाते वक्त विमान पेड़ से जा टकराया था। यह हादसा फ्रांस के मलहाउस हैप्शेम एयरपोर्ट के पास हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1990 को भारत के बेंगलुरु में भी A320 हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा रनवे पर उतरते वक्त हुआ और विमान रनवे से 400 मीटर पहले ही जमीन पर आ गया। हादसे में 146 लोगों में से 92 लोगों की मौत हुई थी। 20 जनवरी 1992 को फ्रांस में ही क्रू मेंबर्स द्वारा फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम को गलत तरीके से सेट करने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 82 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। ये हादसा फ्रांस के स्ट्रेट्सबर्ग के पास हुआ था। 23 अगस्त 2000 को विमान बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तीसरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दूर समुद्र में क्रैश हो गया। इस हादसे में 135 यात्रियों समेत 8 क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी। क्या आपने कभी किसी शख्स को हवा में टंगे देखा है बिना किसी सहारे के? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बिना किसी की मदद के हवा में लटका इंसान, जो आपको जरूर चौंका देगा। देखिए कैसे हवा में पैर झूल रहे हैं। उसके नीचे कुछ रखा भी नहीं है, न ही दीवार पर कोई ऐसी चीज है जिसे पकड़कर वो इस तरह से हवा में लटक पाए। सिर्फ हाथ को दीवार पर टिकाकर अगर कोई ऐसा कारनामा करेगा तो यकीनन इसे देखने वालों के पास चौंकने और हैरान रहने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इस पर किसी भूत प्रेत या फिर किसी सुपरनैचुरल पावर का साया है, तो आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस शख्स का टैलेंट है, क्योंकि जादू दिखाकर ये इस कारनामे को अंजाम दे रहा है। जी हाँ, ये एक मैजिकल ट्रिक है। ये नजारा इजराइल का है, जहाँ डेजी डियान नाम का ये जादूगर ये नायाब करतब दिखा रहा है। एक शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर ये करीब 5 घंटों तक यूं ही लटका रहा और वहां से गुजरते सैकड़ों लोग रुक रुक कर इसे देखते रहे। कई लोगों का कहना था कि शायद जादूगर ने अपने हाथ के साथ एक नकली हाथ लगाया हुआ है और उसके जरिए वो लटका रहा। आपको बता दें कि हेजी ने एक मैजिकल शो से पहले ये जादू सिर्फ और सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए अंजाम दिया। खैर, ये कोई ट्रिक है या फिर कुछ और, इस शख्स ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे घर में जहां 8 बच्चे रहते हैं। ये बच्चे एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन इन 8 बच्चों में से 2 बच्चे थोड़े स्पेशल हैं और बाकी बच्चों से अलग हैं। क्या खास बात है इन बच्चों की, आइए देखते हैं। ये है गाजा का रिफ्यूजी कैंप, जहां आपको बच्चों के साथ मस्ती करते दिख जाएंगे ये स्पेशल किड्स। ये 2 लॉयन कप्स इसी घर का हिस्सा हैं। इन्हीं बच्चों के साथ ये खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं और सोते भी हैं।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों के बीच घर के अंदर ये शेर के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि गाजा के रिफ्यूजी साद अल जमाल ने इन 2 बच्चों को गाजा के रफा जू से हाल ही में अडॉप्ट किया है और अल जमाल इन बच्चों को अपने 6 बच्चों के साथ घर में ही पाल रहे हैं। इस 3 बेडरूम फ्लैट में इनका कमरा बनाया गया है और इनके खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ये बच्चे रफा के जू में पैदा हुए थे। मैंने इन्हें 1.5 महीने पहले वहाँ से खरीदा और ये तब से मेरे घर में रह रहे हैं। मैं इन्हें इनकी माँ के पास दूध पिलाने के लिए जू में ले जाता था, लेकिन इनकी माँ ने अब इन्हें ठुकरा दिया है और ये अब यहीं रहते हैं। जमाल ने इन बच्चों का नाम मोना और एलेक्स रखा है। अल जमाल की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उनके पास एक शेर हो, और उन्हें जब पता चला कि रफा जू में लॉयन ने 2 बच्चे पैदा किए हैं, तो उन्होंने जू के मालिक को इन बच्चों को बेचने के लिए मना लिया। देश की खराब स्थिति के चलते हमें ऐसा करना पड़ा। इस जू में इतने सारे जानवर हैं, उनके खाने पीने और बाकी की चीजों के लिए हमने इस कब्ज को बेच दिया ताकि बाकी जानवरों की देखभाल ठीक से की जा सके। जमाल ने साफ तो नहीं किया कि उन्होंने इन बच्चों को कितने में खरीदा है, लेकिन ये जरूर बताया कि उनके पास इन बच्चों को बेचने का $9,000 का ऑफर है। लेकिन जमाल इन बच्चों को बेचना नहीं चाहते। वो उन्हें घर में ही पाल पोस रहे हैं और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं। उनके घर में तो मानो जश्न का माहौल है। जमाल के बच्चे भी इन नन्हे मेहमानों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे उन्हें कोई नया खिलौना मिल गया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको लेकर जाते हैं डॉग के एक स्पेशल कंपटीशन में।